तुमने अगर मेहनत करी है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो किसका होगा? अगर हमने टफ की तैयारी करी है, इजी भी अपने आप हो ही जाएंगे। जितनी कंसिस्टेंसी मैटर रहेगी ना आपकी, आपका स्कोर बढ़ेगा। एलआरडी के सेट्स कितने करे होंगे? 1000 से ऊपर तो हो ही गए, 1100-1200 हो गए। वीआरसी में कितने आरसी सॉल्व करे होंगे खुद से? 1000 आरसी होगी होंगी, हाँ। जैसे मैंने एक अप्रोच रखी थी, 3 से 4 सेट तो करने ही करने हैं रोज। टोटल नंबर ऑफ क्वांट क्वेश्चंस कितने सॉल्व करे होंगे अपनी पूरी प्रिपरेशन में, एक आइडिया? 6-7 हजार। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। गाना सुन लेना ध्यान से, उसमें सारी बातें सच हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग सेक्शन तो मेरा क्वांट से था, बट परसेंटाइल तो यही बोलती है पिछले 2 साल से कि एलआरडीआई। या हाय गुरसिमर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। ठीक है। थैंक यू यू स्कोर 99.72 परसेंटाइल इन कैट 2024। मुझे याद है हमारी जितने भी एमबीए पाठशाला की बुकलेट्स प्रिंट हुई थी लास्ट ईयर, उसमें भी तुम्हारा फोटो था हर एक बुकलेट में, जो हमारे कैट 2023 के रिजल्ट्स भी थे, ठीक है? तो लास्ट ईयर और इस साल की जर्नी में क्या डिफरेंस है ये भी मेरे को बताना, ठीक है? क्योंकि गुरसिमर के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं बच्चों, वैसे तो ये पूरा अभी सब कुछ खुद ही बताएगा। आई थिंक गुरसिमर और मैं पिछले 2 साल से साथ हैं लगभग, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है? 2 साल से ज्यादा ही हो गया होगा। हाँ जी क्लासेस सर। के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं, मैं देख इसका नाम तक पहचान जाता, मैं चाहा तू भी आ गया क्लास में, ठीक है? ये होता था। तो गुरसिमर ने लास्ट ईयर भी कैट दिया था, कैट 23 भी। और कैट 24 में इसका 99.72 परसेंटाइल आया है। तो एक बार गुरसिमर से डिस्कशन करते हैं सारी चीजों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब लिटरली कॉन्ग्रेचुलेशन यार, एंड तू डिजर्व करता है। लास्ट ईयर कितना था 2023 में, पहले ही बताना मेरे को। लास्ट ईयर सर ओवरऑल 98.38% थी। बट वीआरसी में कम था, है ना? हाँ, बीआरसी में थी सिर्फ 60, तो उसकी वजह से फिर ओवरऑल भी मेरी अफेक्ट हो गई और सेक्शनल भी रह गई। लास्ट ईयर इसका वीआरसी में रह गया था। इस बार 99.72 है। हाँ जी। सेक्शन वाइज भी बताओ ना, वीआरसी में कितना है? बीआरसी में 94.84 और डीएलआर में 99.76 और क्वांट्स में 99.55। तो क्वांट में सबसे ज्यादा है, ठीक है? नहीं, डीएलआर 99.76। और क्वांट में 99.55, 55। 0.72 और 0.55, ओके। तो थोड़ा सा अपने एकेडमिक्स के बारे में बताओ पहले, कि टेंथ ट्वेल्थ में कब किया था, कौन से ईयर में, और कितना कितना था? टेंथ कौन से ईयर में किया था आपने? 10th मैंने किया था 2018 में हुई थी 10th मेरी, और 10th में थे 91.17%। और 12th मेरी हुई 2020 में, और उसमें थे 93.6। 93.6, मतलब टेंथ ट्वेल्थ में दोनों में 90 अबव था। हाँ जी सर। और 2020 से फिर तुमने ग्रेजुएशन में क्या किया है? ग्रेजुएशन में करी है बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। सीएस कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है? यही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से तुमने बीटेक करी है फ्रॉम 2020 टू 2024, ठीक है? हाँ जी। ग्रेजुएशन में कितना बना था आपका? ग्रेजुएशन मेरा 75.8। 75.8, ठीक है। मतलब कब तुमने सोचा था कि यार मेरे को अब कैट की प्रिपरेशन करनी है? कौन से ईयर में, ग्रेजुएशन के कौन से ईयर में डिसाइड कर लिया था ये? क्योंकि बीटेक जो होती है वो 4 साल की होती है, तो सेकंड ईयर में था, मतलब थर्ड सेमेस्टर में ही था अभी मैं। ओके। और वो 2021 का नवंबर। तो तब ओके। मैंने था कि कोविड वगैरह चल रहा था, तो ऑनलाइन में आपको पता है कि पढ़ाई इतनी सीरियसली होती नहीं कॉलेज की। तो हम्म। तब मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बीटेक में चल क्या रहा है। तो फिर तब मैंने बना लिया था मूड कि अभी बीटेक तो आगे नहीं करनी है, मतलब बीटेक कंप्लीट करके प्लेसमेंट में तो नहीं बैठना है, कुछ अपना ऐसा करना है जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। ओके। तो मेरा शुरू से ही जो रीजनिंग स्किल्स या एप्टीट्यूड वगैरह वो शुरू से ही अच्छा था। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि ये जो मेरे स्किल्स है मैंने कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर वहीं से मुझे पता लगा कि ऐसे कैट करके भी एग्जाम होता है। हम्म। उसमें ज्यादातर रीजनिंग स्किल्स होते हैं और एप्टीट्यूड वगैरह टेस्ट होता है। तो फिर वहीं से जब मैंने नवंबर में शुरू करा 2021 में, तो मैंने फिर ढूंढना शुरू किया कि मैं कहाँ से कोचिंग वगैरह कर सकता हूँ, क्योंकि कैट के लिए 1 साल इनफ होता है मतलब प्रिपेयर करने के लिए। बट हम्म। तभी मैं ये था कि अभी मेरे पास 2 साल पूरे पड़े थे पहले अटेम्प्ट के लिए, बट मैंने कहा अर्ली स्टार्ट ले लेता हूँ, फायदा ही होगा क्योंकि ज्यादा प्रिपेयर कर लूंगा। तो हम्म। नवंबर 21 में मैंने फिर मुझे पता लगा कि अन अकेडमी पे कोचिंग वगैरह तब हो रही थी कैट वगैरह की। हम्म। तो वहां पे फिर मैंने अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया। तो नवंबर में मैंने कोई और एडुकेटर थे, उनसे पढ़ रहा था। तो ओके। वहां पे फिर उसके बाद जब अप्रैल मई में मुझे आपके बारे में पता लगा था तब ओके। 2022 में।
तो फिर मैंने आपके 1-2 क्लास करी, तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा कि यहाँ पे बेसिक से लेकर हाई लेवल सारा अच्छी तरह होता है, इंटरेक्टिव क्लासेस है और हम्म। क्वेश्चंस भी सारे अच्छे हैं। तो फिर मैंने आपको ही ज्वाइन कर लिया, तो तब वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कैट की अच्छे से। ये जर्नी थी हमारी जो मई 2022 में स्टार्ट हुई थी। हाँ जी। हाँ, तो मतलब मुझे याद है तुम्हारा जो 2022 में भी तुमने अटेम्प्ट किया था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ना। नहीं, 2022 में मैं एलिजिबल नहीं था अटेम्प्ट के लिए। 23 वाला अटेम्प्ट और फिर 24 वाला। हाँ जी। हाँ। हाँ, तुमने क्लास में आई थिंक हमारा एक बार ऐसा डिस्कशन भी हुआ था कि गुरसिमर तूने कैट नहीं हाँ, लिखा कैसे, तूने कहा सर मैं तो नेक्स्ट ईयर दूंगा, अभी नहीं दूंगा, ऐसा मेरे को याद आ रहा है। हाँ। क्योंकि 2 ढाई साल पुरानी बातें हो गई यार ये, ठीक है। फिर मतलब 2022 में तो प्रिपरेशन चली, फर्स्ट अटेम्प्ट था 2023 वाला आई थिंक। हाँ मतलब जी। कोई भी बच्चा, जैसे वैसे गुरसिमर जैसे तूने अभी बोला भी है कि 1 ईयर इज मतलब मोर देन एनफ। मेरे को भी ऐसा लगता है अगर कोई सीरियसली कर रहा है हम्म। तो। हम्म। तेरे को भी लगा होगा प्रिपरेशन टाइम पे कि यार तेरा अर्ली स्टार्ट करने के रीजन और थे, क्योंकि तूने सोचा कि यार कर ही लेता हूँ, कोविड में ये सब चीजें वैसे डिस्टर्ब हो रखी हैं, पढ़ ही लेते हैं इससे अच्छा। तो हाँ मैं भी जी। बच्चों को कई बार बोलता हूँ, जैसे अभी क्या 25 हमारा शुरू होता है, तो मैं कहता हूँ जनवरी इज द मतलब पीक टाइम। मतलब अपनी प्रिपरेशन आराम से स्टार्ट करके सारी चीजें अच्छी तरह से कर सकते हो। हमारे भी जो लास्ट ईयर के फुल बैचेस के स्टूडेंट है ना, उनके भी अर्जुना बैच था हमारा जो लास्ट ईयर जनवरी में आया था, मतलब अच्छे खासे बच्चे उससे अच्छा अच्छा परसेंटाइल आया है। देख थोड़ा बहुत तो लक फैक्टर भी होता है, अब 99 नहीं आया तो हम्म। 98 आ गया, 97 हम्म। पॉइंट आ गया, तो मुझे लगता है कि 97 के बाद थोड़ा लक फैक्टर है हम्म। कि। और यार मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं वो 120 मिनट्स में। खैर तूने इतना हम्म। डाइवर्जन नहीं देखा कैट में, क्योंकि तेरा दोनों साल का 2 2 साल का था, हाँ तब जी। ज्यादा बड़ी दिक्कत हुई। डीआईएलआर तेरे को लगा होगा, पिछली बार 20 क्वेश्चन थे, इस बार 22 क्वेश्चन आ गए। ये वाली हम्म। मेजर चेंजेस थे। तो तूने बेसिक्स से लेके सिलेबस कंप्लीशन तक कितना टाइम लिया तूने? तो जैसे मैंने ये सोचा था कि जब मेरा प्रेपरेशन का फर्स्ट ईयर चल रहा था, तब मैंने ये सोच के रखा था कॉन्ट्स के लिए कि मैं सिर्फ अभी अरिथमेटिक पे फोकस करूंगा, अरिथमेटिक अच्छे से कर लूंगा। तो ठीक है। पहला 1 साल मैंने सिर्फ अरिथमेटिक या थोड़ी बहुत अलजेब्रा यही करी, ज्यादा ज्योमेट्री या नंबर सिस्टम इतना सब कुछ नहीं करा। तो हम्म। फिर जब नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ, मतलब 2022 के कैट के बाद, तो फिर हम्म। मैंने सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस, सारे जो टॉपिक्स है उन पे फोकस करना शुरू कर दिया। अरिथमेटिक और एल्जेब्रा और ज्योमेट्री मैंने इतनी, मतलब बोलूंगा मैं इतनी डेप्थ में नहीं करी थी। जो होते हैं ना ए लेवल क्वेश्चन, वो मैंने सारे एक बार ही कर लिए थे। और नंबर सिस्टम भी मैंने ऊपर ऊपर से कर लिया था। और जो मॉडर्न मैथ्स वगैरह है, पी एंड सी, प्रोबेबिलिटी, ये मैं फ्रैंकली बोलूँ ये मैं छोड़ के गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या अप्रोच रखनी है क्वांट्स में, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से लीव करने हैं, कौन से क्वेश्चन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो मैं पूरी ऐसे स्ट्रेटजी क्वांट्स के लिए बना के गया था। तो नाइस। अभी ये सिलेबस, हाँ, और ये सिलेबस मैंने कर लिया था मेरा। जैसे 2023 का अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ये सिलेबस मेरा मई मई में बोल सकते हो, मई 2023 में हो गया था। मई मतलब या पूरा जून। तूने ऐसे किया कि शुरू के 6 8 महीने तूने फुल्ली फोकस किया अर्थमेटिक पे, यस। और फिर उसके बाद तूने देखा कि जैसे ही हमारा कैट 2022 का एग्जाम ओवर हुआ, उसके बाद तूने फिर अलजेब्रा शुरू कर दिया, जो बाकी टॉपिक्स थे उन पे कमांड बनानी शुरू कर दी। अच्छा, जो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें तुम्हारे क्वांट में कितने थे? उसमें मेरे क्वांट्स में 99.1 थी। 99.1। इस बार 0.55 है, 99.55 इंप्रूव हुआ है ना। तो गुरसिमर मतलब वो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो अगर मैं देखूं तो तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पूरा, जब कैट का एग्जाम नवंबर में होता है, तुमने उससे 1 साल पहले मई में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। हम्म। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग एक आइडियल टाइम जो बच्चे को एक्चुअल में अर्थमेटिक को कंप्लीट करने में लगना चाहिए, अगर वो क्लासेस भी कर रहा है और क्या कहते हैं हम्म। वो मतलब प्रैक्टिस भी कर रहा है, एक आइडियल टाइम कितना होना चाहिए, या उसको और क्या क्या करना चाहिए अर्थमेटिक या अलजेब्रा इन सब चीजों में? अरिथमेटिक अगर जैसे कोई शुरू करता है, तो जैसे सबसे बेसिक यही बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करता है अरिथमेटिक और अलजेब्रा कवर करते हैं। हम्म। तब जब बंदा कोई अरिथमेटिक को शुरू करता है, और उसमें जैसे अगर है 7 8 टॉपिक तो होते ही हैं, और उसको लाइक अरिथमेटिक को हमें इन डेप्थ करना चाहिए, ताकि कोई भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए अरिथमेटिक से हम कर सके उसे। तो अगर उसको इन डेप्थ में करना है अच्छे से, तो मैं बोलूंगा कि 3 महीने तो कम से कम लगाने चाहिए अरिथमेटिक पे अच्छे से, बिल्कुल, तब ताकि कर सके। और अलजेब्रा के लिए भी 1.5 2 महीने तो लगते हैं। बाकी अगर मतलब ये 5 महीने ऐसे कि तुम्हें एक हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा अरिथमेटिक अलजेब्रा में, तुम्हारी पूरी अच्छे से कमांड बन जाएगी इन दोनों सब्जेक्ट्स में। उसके और कॉन्फिडेंस भी आता है, मतलब अगर हम इस बार के भी कैट 2024 के भी तीनों स्लॉट्स देखें,
मैं अभी एनालिसिस कर रहा था बैठ के, तो हमारे पास अर्थमेटिक और एल्जेब्रा तीनों स्लॉट्स में 17 क्वेश्चंस हैं, तीनों स्लॉट में। आउट ऑफ 22 17 क्वेश्चन अर्थमेटिक एल्जेब्रा के ही हैं। तो कितना हम्म, बड़ा पोर्शन अर्थमेटिक एल्जेब्रा से आ रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2024 में ही आया है, ठीक है, मतलब हमेशा ही आ रहा है, मतलब पिछले 5-6 साल से अगर तुम ढंग से एनालिसिस करोगे तो तुम्हें हमेशा मिलेगा वो। तो हम्म, अर्थमेटिक को तूने कैसे स्टार्ट किया, बिल्कुल मतलब बेसिक से जो मैं पढ़ाता था, बेसिक टू एडवांस वाला चीजें, कैसे क्या हम्म। अप्रोच की? हाँ, अरिथमेटिक अरिथमेटिक मैंने शुरू से जैसे जैसे जो क्लास होती है, पहले जो क्लास में करवाया, फिर उसके बाद एक बारी खुद से कर लिए वो क्वेश्चंस, वो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके, फिर आप जो मटेरियल देते थे, आप जो गूगल ड्राइव प्रैक्टिस पे शीट शीट्स होती थी, वगैरह, हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, उसके वीडियो सोल्यूशन जो आपके यूट्यूब पे होते थे, तो वो हम्म। सब थे, वो सारी मैंने करे हैं, पता नहीं 2-3 बार तो करे ही है मैंने सारे, फिर वो पीवाईक्यूज करे हैं। तो उससे मेरा अरिथमेटिक में काफी अच्छी कमांड बन गई। और नए नए क्वेश्चंस भी करे ही होंगे तुमने कहीं ना कहीं से, किसी वेबसाइट से, किसी टेस्ट से, जैसे अच्छा तुम्हारे टाइम पे हाँ। तो अन अकेडमी पे था ना मैं, तो टेस्ट हम्म। वेस्ट तो वहाँ वही होते थे, कॉमन होते थे सबके लिए। अब तो हाँ। हमने जब से एमबीए पाठशाला बनाया है, तो हमारे टॉपिक टेस्ट भी मैंने खुद ही बनाए हैं। टॉपिक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह, बहुत सारी नई चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है। तो एलजेब्रा में फिर कैसे, मतलब देखो अच्छा, फिर मैं यहाँ पे थोड़ी तुम्हारे तो रोक रहा हूँ, जैसे मैं क्लास में बोलता भी हूँ कि पहले लाइव हम्म, क्लास करनी है। लाइव क्लास हम्म, वाली चीजों में अगर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है तो उसको दोबारा रिपीट करना है। देन हम्म, प्रैक्टिस शीट करनी है। देन कैट के पीवाईक्यूज कर लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि फैकल्टी ने उस लेवल का नहीं पढ़ाया तो कैट के पीवाईक्यूज कर लो। हम्म। और फिर उसके बाद कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो। बस वो क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए, रिलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए, कैट ओरिएंटेड। तो कैट के तुम्हारा पीवाईक्यूज, हाँ, इस साल जैसे कैट के पीवाईक्यूज मैंने जो जैसे 2024 में जो कैट हुआ अभी, उससे पहले मैंने 2023 के जो तीनों स्लॉट्स के अटेम्प्ट थे वो पीवाईक्यू, वो मैंने नहीं करे, क्योंकि वो मैंने एंड के लिए बचा के रखे ताकि मैं उन्हें एज अ मॉक अटेम्प्ट कर सकूं और रियल कैट से पहले खुद को असेस कर सकूं कि वेयर डू आई स्टैंड। तो उसमें मैंने क्वेश्चंस को खुद से मतलब एज अ मॉक ट्राई करे, और वो ईयर से पहले के सारे पीवाईक्यूज मैंने पहले करे थे, तो जो एक ईयर के है वो मैंने एज अ मॉक एंड में अटेम्प्ट करे। ओके ओके, ठीक है। एंड कुछ मेरे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे अच्छा एक शॉर्ट में तुम मेरे को एलआरडी और वीआरसी के बारे में बताओ कि एलआरडी का प्रिपरेशन तुमने कैसे स्टार्ट किया था, और क्या क्या तुमने किया, कितने नंबर ऑफ सेट्स करे, कौन कौन से टॉपिक्स में तुमने ज्यादा मेहनत करी, वो मेरे को बताओ एक बार। एलआरडीआई के लिए जैसे मैंने जब मैंने स्टार्ट करी थी प्रेप, एलआरडीआई के जो शुरू में जो सेट्स करवाते हैं वो बहुत बेसिक टाइप होते हैं, इजी होने के लिए, ताकि थोड़ा फेमिलियरिटी बढ़ जाए सेट्स के साथ कि क्या सब होता है, लैंग्वेज कैसी होती है सेट्स में। तो शुरू में जैसे अरेंजमेंट से शुरू करते हैं, तो अरेंजमेंट में जो बेसिक लेवल सेट होते हैं, जो लीनियर सर्कुलर ये सब, तो वहां से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो वो सब जो सेट करता रहा, तो शुरू में ये था कि एलआरडीए के मैंने सेक्शनल टेस्ट बहुत ज्यादा दिए, क्योंकि एलआरडीए का प्रैक्टिस मटेरियल जो क्लास में हो गया या ऐसे इधर उधर से, क्योंकि क्वालिटी लेवल सेट्स आपको सेक्शनल टेस्ट में सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो जो चार चार हर सेक्शनल टेस्ट में आपको चार वो पूरे सेट्स मिल जाते हैं, जो कि अगर या तो उसमें जो टेस्ट के दौरान कर लो या बाद में उनको दोबारा से री अटेम्प्ट कर लो। तो मैंने शुरू में बहुत ज्यादा सेक्शनल टेस्ट दिए डीएलआर के, उससे मेरी डीएलआर पे बहुत कमांड बन गई थी। तो फिर धीरे धीरे और प्रैक्टिस करता रहा, जैसे कहीं पे यूट्यूब पे भी इतने सेट्स मिल जाते हैं, ऐसे ही प्लेलिस्ट बनी हुई, तो वहां से भी करता रहा। तो एलआरडी जैसे मैंने एक अप्रोच रखी थी कि दिन में मुझे 3 से 4 सेट तो करने ही करने हैं रोज, तो उससे काफी हेल्प हो जाती है। तो जब तक 100 सेट हो जाते हैं शुरू से लेकर एंड तक, मतलब जब तक 100 सेट हो जाते हैं तब तक पता लग जाता है, थोड़ी क्लैरिटी आने लग जाती है कि एलआरडीएम में है क्या। जैसे शुरू शुरू में अगर 30-40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा लग भी रहा है सेट को, कोई बात नहीं, जब जैसे जैसे तुम 100 सेट पे पहुंचोगे तो वो टाइम तुम्हारा 20-25 मिनट तक आना शुरू हो जाएगा। फिर जब ये नंबर तुम्हारा 100 से बढ़कर 400-500 तक पहुंच गया, तो 20-15 मिनट में भी तुम्हारे सेट होने लग जाएंगे अच्छे से, तुम्हें एक अच्छे मतलब क्लैरिटी आ जाएगी कि एलआरडीए में होता क्या है, कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, लैंग्वेज तुम्हें पढ़ते ही समझ आने लग जाएगी। जैसे जैसे वो नंबर ऑफ सेट्स बढ़ते रहेंगे, बाकी चीजें टाइम हुआ या ये चीजें खुद ही कम होती रहती हैं, मतलब सिंपल सा है, ठीक है, बढ़िया है। वीआरसी मतलब, अच्छा तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा था? स्ट्रॉन्ग सेक्शन तो मेरा क्वांट से था, बट परसेंटाइल तो यही बोलती है पिछले 2 साल से कि एलआरडीआई। एलआरडीआई। और वीक तो तूने बताया ही कि वीआरसी को लेके हाँ। बहुत, अच्छा वीआरसी में जैसे लास्ट ईयर 70 था, कितना 60 था, 60। और इस बार कितना है 94? 94, 94, 95।
तो ये 60 से 94 95 का जो भी ये पूरा जर्नी है, इसके बारे में थोड़ा बताओ मेरे को, वीआरसी में कैसे अचीव किया तुमने ये। तो जैसे मैंने शुरू करा था जब वीआरसी, तो अनअकैडमी में शुरू करा था, तो वहां से फिर मैंने देखने लगा कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, वर्बल एबिलिटी। तो मेरा शुरू से यही अप्रोच था वीआरसी के लिए कि जैसे एक सेक्शनल कट ऑफ होती है, मेरा टारगेट यही था पहले अटेम्प्ट में कि वीआरसी की मुझे बस सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, जो 20-25 नंबर होते हैं, मुझे बस हाँ ये निकालना है। और बाकी जो कॉन्ट्स और एलआरडी है उसमें से अपने स्कोर को मैंने मैक्सिमाइज करना है। तो वहीं पे मेरी गलती हो गई कि मैंने वीआरसी को थोड़ा निग्लेक्ट कर दिया। तो बस मैंने सेक्शनल कट ऑफ जितना रखा उसे, बट जो एग्जाम आ गया, एग्जाम का माहौल डिफरेंट होता है, वहां पे एक पैनिक फैक्टर भी आ जाता है। तो बिल्कुल। वही बस पैनिक हो गया, और जैसे जो भी मैं रीड कर रहा था कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। फिर वही वहां पे फिर बैड मेरा हो गया, मतलब वीआरसी में। तो फिर मैंने जब सोचा कि अब मुझे दोबारा करना है वीआरसी, तो फिर मैंने इस साल ये था कि सबसे मैक्सिमम फोकस मैंने वीआरसी पे ही रखा, क्योंकि कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारे क्वांट्स में 99 प्लस आ रहे हैं, एलआरडी में 99 प्लस आ रहे हैं, अगर वीआरसी में कुछ नहीं बन रहा। तो वीआरसी में मैंने मैक्सिमम फोकस रखा। मैंने एक टारगेट सेट कर लिया कि दिन के मुझे 4 आरसी करनी है, और जो द हिंदू के एडिटोरियल्स है वो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे समझ आए ना आए, मैंने पढ़ने हैं और उसको मतलब समझना है। और 4 आरसी करनी है, फिर वो 4 आरसी को मैंने एनालाइज करना है, हर ऑप्शन देखनी है कि क्या मैंने क्या लॉजिक लगाया उसमें सही करने के लिए, और जो गिवन सोल्यूशन है उसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं। तो फिर ये ऐसे कर करके प्रैक्टिस से अपने आप ही धीरे धीरे मॉक्स में स्कोर बढ़ने लग गया, तो फिर मेरी एंड में इम्प्रूव हो गई। ओके। और उससे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें सब कुछ नहीं किया था, मतलब उसमें तो तूने थोड़ा ही यार क्वांट एलआईडी से काम हाँ हो जाएगा, है ना। हाँ। चलो सही है, मतलब एक देखो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। जैसे मैं देख रहा हूँ ना, तूने बोला एलआईडी में भी तू डेली 3 4 सेट कर रहा होता था, हम्म। वीआरसी में भी तूने एक हैबिट क्रिएट करी कि नहीं मेरे को एडिटोरियल पढ़ना है, मेरे को ये पढ़ना है। तो जितनी कंसिस्टेंसी मैटर रहेगी ना आपकी, आपका स्कोर बढ़ेगा यार। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, तुमने अगर मेहनत करी है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तो किसका होगा? कोई और बाहर से थोड़ी आ जाएगा यार। जब हम मेहनत करें तो हमारा सिलेक्शन होगा ना। एंड अब थोड़ा उस पे चलते हैं। जैसे मान ले मुझे बता कि मॉक टेस्ट का कितना रोल रहा और तूने कितने मॉक टेस्ट दिए थे। मॉक टेस्ट फर्स्ट ईयर में मॉक टेस्ट मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत जल्दी प्रेप मैंने स्टार्ट कर दी। तो मॉक टेस्ट भी मैंने मतलब अपने 2022 में ही मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे। अभी कैट को मेरा 1 साल से ऊपर पड़ा, तो मैंने पहले ही मॉक स्टार्ट कर दिए। और वीआरसी में पढ़ ही रहा था, डीएलआर भी कर रहा था, और क्वांट्स में तब मैं सिर्फ अरिथमेटिक के अटेम्प्ट करता था, क्वेश्चन और कुछ नहीं करता था। तो ओके। उससे ही मेरी काफी अच्छे स्कोर आ जाता था, मतलब पूरा ओवरऑल। तो हम्म। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने और भी इंस्टीट्यूट वगैरह के मॉक्स वगैरह परचेज करके देने लग गया। और अन अकेडमी के मॉक्स होते थे, और अन अकेडमी पे भी मतलब टॉप 10 या टॉप 10-20 में आ ही जाता था मेरा स्कोर भी तब। हम्म। और फिर धीरे धीरे मैंने मॉक का नंबर बढ़ाया। मैंने बढ़ाया था अप्रैल मई में, मैंने मॉक का नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया, अप्रैल मई 2023। तो तब मैंने थोड़ा मॉक का नंबर बढ़ा दिया। तो मॉक करते करते तब मैंने करे थे 50-50 मॉक तो दिए होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने। ओके। और मॉक्स में भी ये था कि मुझे वीआरसी में उसमें में भी थोड़े कम आते थे, बट तब भी मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कोई बात नहीं, एग्जाम में आ ही जाएंगे। बट फिर भी जो जो मॉक में होता है वही एग्जाम में मोरलेस वही होता वही होता है हाँ, मतलब ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है। या तो तुम्हारा 2 3 परसेंटाइल ज्यादा आएगा, 2 3 परसेंटाइल कम आएगा। है। मॉक्स में कितना आता था तेरा, हाईएस्ट कितना गया था मॉक्स में? मॉक्स में इस ईयर मैंने फिर दोबारा मतलब 50 मॉक्स इस साल भी दिए होंगे। तो इस साल मैक्सिमम मेरा मतलब 120 गया था एक बारी। ओके। तो हाँ, और फिर मिनिमम भी जाते हैं, मिनिमम भी मेरा एक बारी 40-50 की लाइन में बहुत मतलब गए हैं स्कोर्स। और फिर वो थोड़ा मॉक के लेवल पे भी डिपेंड करता था कि मॉक कैसा है। 40 50 स्कोर जब आता था, मतलब जहां तक मैं देख रहा हूँ कि समवन इज स्कोरिंग ऑन एन एवरेज मोर देन 80 मार्क्स 90 मार्क्स, जब हम्म। उसका 40 50 मार्क्स आता है तो ये वाला जो फेस होता है कि यार इतना कम कैसे आ गया, तो इसको कैसे मतलब ओवरकम किया, या क्या चीजें सीखी, या मतलब उससे कुछ अलग चीजें वहां से उस दिन कुछ सीखा था कि यार ये गलतियां तो मैं कर ही नहीं सकता, मतलब कुछ ऐसा था उस दिन, कुछ नई चीज सीख ली हो, फिर उसको हमने आगे इंप्लीमेंट करना शुरू करा हो, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अब जैसे कम स्कोर आता है 40-50 एक, तो फिर खुद डिप्रेसिंग सा माहौल हो जाता है कि इतना कम क्यों आ गया। हाँ। फिर इंसान का वो भी नहीं कर, मन भी नहीं करता कि उसको एनालाइज करो, क्योंकि बैड अटेम्प्ट है, मन नहीं करता देखने का, बट फिर भी हम्म। करना पड़ता है एनालाइज कि क्या गलती करी। मेनली जैसे अगर बीआरसी में देख लिया कि गलत आरसी चूज कर ली, या एलआर में देख लिया कि ये सेट नहीं करना था दूसरा सेट करना था,
तो हम्म। फिर वो सब देखना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं जब भी मेरा कम स्कोर आता था, मैं पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस है उनकी तरफ भागता था कि क्या मैं पीवाईक्यूज को कर सकता हूँ, कि या इसी में गलती करी, तो फिर मैं पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को करके कॉन्फिडेंस गेन करता था। तो मेरा मेन कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चन करता होता था, क्योंकि अगर मैं देखता था कि अगर मेरे से पीवाईक्यू के क्वेश्चन हो रहे हैं तो मॉक के नहीं हुए फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम्म। पीवाईक्यू ही मेन होते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि यार कुछ मॉक्स जानबूझ के डिफिकल्ट बनाए जाते हैं। हम्म, तो मैं तो चाहता हूँ अच्छा है, मतलब हमें एग्जाम से पहले ही एक पिक्चर क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है ना। अच्छा है, हम और डिफिकल्ट चीज़ें कर लें, मतलब एग्जाम से पहले ही कर सकते हैं ना हम जो भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड मुझे याद है जब हम लोगों ने सितंबर 2023 में एमबीए पाठशाला स्टार्ट किया था, हम्म, तो तुमने आई थिंक लास्ट मोमेंट पे लास्ट ईयर में बूस्टर कोर्स ज्वाइन किया था। हम्म, तो बूस्टर कोर्स ऐसे तो बहुत पुरानी बात हो गई है, ठीक है। तो जो हमारे बूस्टर कोर्सेज होते हैं जो हम लोग लास्ट में लॉन्च करते हैं, हम्म। इससे क्या फायदा होता है बच्चे को? मतलब। क्योंकि क्या होता है एंड में ना, क्वांट्स में कोई भी टॉपिक में बंदा कंफ्यूज होने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने सब कर लिया, अब मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं। और फिर कुछ ऐसा सोर्स ढूंढता है कि जहां से मैं प्रैक्टिस कर सकूं। तो हम्म। बूस्टर कोर्स मतलब उस टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि एक तो जो गाइडेंस मोटिवेशन मिलती है साथ साथ, वो तो अलग की बात है। और एग्जाम से पहले गाइडेंस मोटिवेशन का बहुत ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि एंड में डिप्रेसिंग वो थोड़ा हो जाता है कि अब क्या करना है क्या करना है, तो वहां पे थोड़ी गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। फिर जो होती है बूस्टर क्लास, उसमें जो क्वेश्चंस कराते हैं क्वांट्स जो कुछ भी क्वांट्स के भी, तो उसमें जो लेवल होता है वो बिल्कुल कैट लाइक होता है, या कैट से एक एक नॉच ऊपर ही रखते हैं, ताकि क्योंकि बिल्कुल। कैट का कोई भरोसा नहीं, टफ आ जाए इजी आ जाए कुछ भी आ जाए। अगर हमने टफ की तैयारी करी है, इजी भी अपने आप हो ही जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। बूस्टर हम्म। कोर्स होता है लास्ट मिनट प्रेपरेशन को बोल सकते हैं, कि हर टॉपिक का हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाता है बूस्टर कोर्स से, चाहे वो अरिथमेटिक हो, अलजेब्रा हो, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, सब कुछ कवर हो जाता है उसमें। तो उसका काफी बेनिफिट रहता है एंड में। एंड जैसे मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारी ये जो पूरी कैट की जर्नी है, ठीक है, इसमें कोई तुम्हारी जो टॉप 3 मिस्टेक्स हो, मतलब जो अच्छा। तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, या हो सकता है तुम्हारा जो इस बार भी स्कोर आया है, तुम अगर ये बोलो कि सर अगर शायद मैं वो ना करता तो मेरा स्कोर और बढ़ जाता, तो कुछ ऐसी चीज है क्या हमारे पास? मतलब कुछ गलतियां तुम्हारी, 2 3 गलतियां अगर कुछ हैं ऐसी तो। सबसे बड़ी मिस्टेक तो वही होती है कि आप कैट वाले दिन कैसे अपने आप को काम कंपोज रखते हो। क्योंकि चाहे पेपर इस बार का, क्योंकि लेवल थोड़ा इजी भी था, क्योंकि जो अब चाहे जितना भी इजी हो, तुमको वहां पे जाके एग्जीक्यूट करना है, चाहे जितनी भी नॉलेज हो तुम्हें, सारा आता हो, चाहे अगर तुम वहां पे जाके एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो वो नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। तो यहीं पे मेरी एक गलती हुई कि मैंने चाहे जितना मर्जी मुझे आता था, वहां पे जाके मैं अपने आप को उतना काम नहीं रख सका जितना मैं रख सकता था, क्योंकि चाहे मेरी इतनी परसेंट आई, बट मैं अब भी यही सोचता हूँ कि क्या मैं 99.9 के बैरियर को क्रॉस कर सकता था, क्योंकि 10-12 नंबर का फर्क है और वो मेरे क्वांट्स में आ सकते थे आराम से। तो ये होता है, थोड़ा एक रहता ही है थोड़ा। एक गलती मैं इसको अपने आप ये बोलूंगा कि मैंने अपने आप को उतना काम नहीं रखा जितना मुझे रखना चाहिए था। और एक गलती यही मैंने पहले भी बताई थी कि कोई एक सेक्शन को निगलेक्ट नहीं करना जो तुम्हें लगता है तुम्हारा वीक है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ बहुत मायने रखती है, बहुत सारी कॉल सेक्शनल कट ऑफ ना क्लियर होने की वजह से नहीं आती। तो ये भी एक बिल्कुल। गलती होती है। और फिर एक गलती मैंने जो लास्ट ईयर करी थी, कि जैसे मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, मैंने एग्जाम्स ग्रेजुएशन के चल रहे थे, तो मैंने प्रेपरेशन को थोड़ा होल्ड पे रख दिया था, मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी ब्रेक हो गई थी। उस कंसिस्टेंसी की ब्रेक के होने की वजह से जब मैंने बाद में एग्जाम्स के बाद मॉक्स देने शुरू करे, मेरा स्कोर में ड्रास्टिक डिक्रीज आ गया था। तो फिर मुझे फिर से अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ानी पड़ी, थोड़ा करना पड़ा, तो वहां पे काफी गैप पड़ जाता है। तो एक सर, मिस्टेक ये भी है। तुम्हारे भी फाइनल ईयर के एग्जाम जून या मई 2024 में हुए होंगे, ठीक है। हम्म, ये बहुत सारे बच्चों का रहता है कि कॉलेज वाले बच्चों का एग्जाम होगा बीच में, तो वो हम्म, 15 डेज का ड्यूरेशन है, 20 डेज का ड्यूरेशन है, हम्म, उसको कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि मेरे से बच्चा पूछता है कि मैं क्लास में, सर बैकलॉग्स क्रिएट हो गए, सर 20 दिन, हम्म, मतलब 20 दिन अगर क्योंकि यार हमारा जो करिकुलम है ना एमबीए पाठशाला का, हम डेली 2 क्लास लेते हैं, ठीक है, मतलब वीकली 10 to 12 लाइव क्लासेस होंगी बच्चे की, किसी भी बैच में बच्चा एनरोल्ड हो। तो वो उसकी 20 दिन की क्लासेस अगर छूट गई क्योंकि कॉलेज के एग्जाम भी जरूरी हैं, तो हम्म। उसके लिए कैसे डील करना चाहिए उस सिचुएशन को? ये बच्चा मुझसे बोलता है, तुमने कैसे डील किया था इसको, तुम मुझे बताओ। मैं तो जैसे लास्ट ईयर था कि जब लास्ट ईयर जब मेरे ग्रेजुएशन वाले थे पिछले साल, तब मेरा
फाइनल ईयर अभी हुआ नहीं था, अभी मैं था। तो तब तो मैंने, जब मैंने गलती करी कि मैंने कुछ नहीं करा। तो इस साल ये था कि इस साल मैंने, जब ग्रेजुएशन के मेरे पेपर चल रहे थे, तो इस साल तभी अभी तब मेरा कोई प्लान नहीं था दोबारा कैट देने का, क्योंकि तभी मैं कॉल्स के रिजल्ट के वेट कर रहा था। तो इस साल तो ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स थे उस वक्त भी मैं प्रेपरेशन नहीं कर रहा, बट मेरी ये स्ट्रेटजी यही रहेगी कि दिन में 2 घंटे तो निकाल ही सकता है कैट की प्रिपरेशन के लिए, कॉलेज के अगर एग्जाम इतने एग्जाम। डिफिकल्ट भी तो नहीं होते यार, हाँ, वो कॉलेज के क्योंकि एग्जाम उसमें, हाँ, है। उसमें ज्यादा यही होता है कि रट्टा मार के जो भी बस अपनी स्टोरी बनानी है एग्जाम्स में हाँ, ग्रेजुएशन के, वो तो कोई भी बना सकता है। वही वही। अच्छा, जैसे हम लोग, जैसे एक सिंपल सा है, तुम्हारे पास तुमसे बच्चे बहुत सारे पूछेंगे अभी, ठीक है? जैसे तुमने लिंक्डइन पोस्ट भी डाला था, ठीक है? हम्म, तो हो सकता है तुमसे बच्चे वहां पे हमारे बारे में फीडबैक लें, ठीक है? हम्म, तो एक जेन्युइन फीडबैक, मतलब किसी और को बताने से बेहतर है तो मुझे बताओ कि क्या चीजें ऐसी हैं, क्योंकि तुम बहुत, वैसे तुमने 22 में पढ़ना शुरू किया था मुझसे, ठीक है? तो तब हम्म, से तो चीजें कुछ मैंने खुद चेंज भी कर ली हैं, कुछ ऐसी चीज जो और चेंज करनी चाहिए, या सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, ठीक है? जो मैं डिलीवर करता हूँ, स्पेशली तुमने जैसे मुझसे क्वांट कवर किया है, ठीक है? हम्म। तो इस चीज में क्या चीज हमें चेंज करनी चाहिए, या हमें, मतलब क्या कुछ भी चेंज, अगर एज अ एस्पिरेंट, मतलब तुम कैसे देखते हो उन चीजों को कि यार उदित सर अगर ये भी करा देते ना तो मजा आ जाता, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा ना, कुछ ऐसा है? चेंज करने नहीं, मैं सब बल्कि तारीफ ही करूंगा कि जो आप यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर जो अवेलेबल है आपके, वो बहुत मतलब गोल्ड डस्ट बोल लो उसे चाहे, क्योंकि वो ऐसे लेक्चर्स है कि कोई कोई अगर शुरू से वहां से स्टार्ट भी करे प्रेपरेशन, वहां से बेसिक से लेकर एडवांस तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो फ्री लेक्चर्स बहुत बेनिफिट करते हैं किसी को, अगर चाहे उसे एज अ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सोर्स ही मान लो, क्योंकि उसमें जो लेक्चर्स प्रोवाइडेड है वो मैंने खुद भी करे हैं, और वहां पे मतलब पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक आपने एक एक चीज बताई हुई है हर एक कंसेप्ट से, और कोई ऐसा नहीं कि कोई कंसेप्ट मिस करा हो, कोई कंसेप्ट मिस नहीं करा। और इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसमें कुछ करने लायक है नहीं, मतलब परफेक्ट ही चल रहा है जो है। थैंक यू सो मच। एंड जैसे अभी करिश्मा मैम ने भी एमबीए पाठशाला ज्वाइन कर लिया है, हाँ तुमने करिश्मा मैम से वीआरसी भी पढ़ा है, ठीक है? जी। तो करिश्मा मैम के पूरा कोर्सेज तुमने मतलब सारे पढ़े हुए थे जो कोर्सेज मैम पढ़ाती हैं वीआरसी के? हाँ, अन अकेडमी पे लाइव में मैं ज्यादा नहीं जाता था, रिकॉर्डिंग ही कवर करता था, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे मैं 2x वगैरह ऐसे पे देखता था, तो रिकॉर्डिंग से ही ज्यादातर कवर करा है मैंने उनका। ओके ओके, हम्म, ठीक है ठीक है। तो अभी जो तुम्हारे स्पेशली जूनियर्स हैं, ठीक है, जो क्या 25 या 26 या 27 आने वाले साल में प्रिपरेशन करेंगे, तो हम्म, उन लोगों को तुम क्या गाइडेंस गाइडेंस देना चाहोगे अपने साइड से? मतलब टॉप 5 थिंग्स जो उनको मतलब याद रखनी चाहिए अपनी पूरे प्रिपरेशन टाइम पे, ठीक है? कई बार हमने, मतलब मैं अपना ऑब्जर्वेशन तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे बैचेस के साथ भी हुआ होगा, जब हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं तो बैचेस की स्ट्रेंथ बढ़िया रहती है, ठीक है? बैच हम्म, स्टार्ट होने के 20 दिन बाद ही मतलब वो स्ट्रेंथ एक डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और वो मैं कहता हूँ कि अगर मैं भी उस बैच का पार्ट होता तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं निकल जाता, ठीक है? स्पेशली ये जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने, कैसी मतलब कैसे कर तुमने करी, ये भी बताना। और क्या कंसिस्टेंसी का रोल है एक अच्छा परसेंटाइल लाने में, ये भी बताना। और दूसरा ये बताओ कि क्या एक जो नया बच्चा अब इससे जो अगर अपनी कैट 25 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है जनवरी से, क्या उसके पास सफिशिएंट टाइम है सब कुछ करने का, या कुछ अदर चीज जो तुम उसको बताना चाहते हो कैट 25, 26 या 27 वाले बच्चों को? कंसिस्टेंसी का रोल सबसे ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यही है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल नहीं है है। ना, हार्ड वर्क आप जितना करोगे, जितना एफर्ट डालोगे, वो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बिल्कुल। अगर मुझे लास्ट ईयर नहीं मिला, इस ईयर मिला, मिलेगा ही मिलेगा हार्ड वर्क का आपको जो भी है। और बाकी कहा कि कंसिस्टेंसी का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या है कि आजकल जो है शॉर्ट्स और रील्स का जमाना है, सबकी हम्म। जो है कंसंट्रेशन स्पैन है वो 20-30 सेकंड से ज्यादा है नहीं है, क्योंकि जो क्या होता है कि स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि फिर वहां पे थोड़ा कंसंट्रेशन लैप्स आ जाता है, चलती क्लास में फोन उठा लेता है कोई, तो वहां पे अभी ये है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि कंसंट्रेशन बनती नहीं है, फिर वो जब समझ नहीं आता तो फिर क्लास की छोड़ने की शुरू हो जाता है कि अब समझ नहीं आ रहा, छोड़ो क्लास क्या करनी। तो फिर इस वजह से जो होता है वो अटेंडेंस भी कम होती रहती है जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है। तो फिर सबसे इसमें यही है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो, खुद को फोकस्ड रखो,
क्लास के वक्त फोन को साइड पे रख दो, डू नॉट डिस्टर्ब जो भी साइलेंट वगैरह रख के, जब तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें खुद ही अपने आप एक्साइटमेंट से बिल्ड होने लग जाएगी, तुम्हारा मन लगने लगेगा क्लासेस में, फिर तुम क्लास लीव भी नहीं करोगे और हर क्लास को ध्यान से करोगे, तो फिर इससे क्या होता है कि अटेंडेंस बनी रहती है और सब कुछ ठीक रहता है। और कुछ गाइडेंस जो तुम कैट 25 के बच्चों को देना चाहते हो, जो दोज हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, ठीक है, एंड मतलब जो भी तुम बताना चाहते हो उनको बताओ एक बार। अभी जैसे जनवरी है तो कैट 25 स्टार्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है, जनवरी में कर सकते हो, क्योंकि जनवरी में क्या है, अभी जैसे वीआरसी वगैरह के लिए रीडिंग करो, रीडिंग जितनी कर सकते हो उतनी करो, और जितनी जल्दी हो सकता है आरसी सॉल्व करनी शुरू कर दो, क्योंकि और फिर जैसे मैंने टारगेट बनाया था, आप भी कुछ ऐसे टारगेट बना सकते हो, जैसे 4 आरसी पर डे या जो भी। और द हिंदू एडिटोरियल जरूर पढ़ो, क्योंकि वो आगे आपको जीडीपीआई के प्रोसेस में भी काम आएगा, आपके करंट अफेयर स्ट्रांग हो गए, और जेट वगैरह एग्जाम जहाँ पे जीके आती वहां पे भी आपको काम आएगा, तो न्यूज़पेपर कोई एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते रहो, और उससे तुम्हारी रीडिंग हैबिट भी बनी रहेगी, सब कुछ इम्प्रूव होता रहेगा। और एलआरडीए के लिए बोलूंगा कि सुडोकू वगैरह कर सकते हो अभी, क्योंकि अभी है टाइम, सुडोकू वगैरह करो, क्रॉसवर्ड पजल जो होती है, चेस वगैरह खेलते हो, चेस वगैरह खेल सकते हो। और फिर सेट्स, जैसे फिर धीरे धीरे सेट्स का भी एक टारगेट बनाना शुरू कर दो, लाइक 3 सेट 4 सेट पर डे ऐसे। तो फिर अभी है टाइम, क्योंकि अभी जैसे अगर जैन के एंड में भी 4 सेट पर डे का टारगेट लेके चलते हो, 100 डेज में तुम्हारे 400 सेट आराम से हो जाएंगे, और 400 सेट के बाद जैसे 3-4 महीने में मॉक्स भी दोगे, तो मॉक्स में भी तुम्हारा 2 सेट पर मॉक तुम्हारे आराम से अटेम्प्ट होने लग जाएंगे विद एक्यूरेसी। और कॉन्ट्स के लिए अगर जैसे अभी स्टार्ट करते हो, अभी अगर बेसिक से भी स्टार्ट करते हो अरिथमेटिक वगैरह से, अगर जैसे अरिथमेटिक में क्या है कि कुछ भी टॉपिक है उसको करा, और फिर उसके लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस भी जरूरी है, फिर वो प्रैक्टिस के लिए भी काफी टाइम है, वो कर सकते हो साथ साथ। और फिर मॉक्स के लिए जैसे जून या जुलाई, जुलाई या अगस्त, हाँ अगस्त पर, जुलाई अगस्त परफेक्ट टाइम रहता है मॉक्स के लिए, तो तब तक सफिशिएंट टाइम है सिलेबस होने के लिए। तो अभी जैसे अभी से स्टार्ट करना है तो कर सकते हमारा भी वही है कि जैसे हमारा जो जनवरी में बैच होगा ना गुरसिमर, तुम तो पहले पढ़े हो। हो कि मैं हमेशा क्लास में ही बोलता था कि यार देखो एटलीस्ट 6 to 8 मंथ सिलेबस कंप्लीशन में लग जाते हैं। तो हम्म, हमारा भी टारगेट है, जो हमारा बैच जनवरी से स्टार्ट होगा हम इसका जुलाई लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। सिलेबस कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा टाइम क्वांट में ही लगता है। एलआरडीए हम्म, वीआरसी क्वांट के हम्म, कंपेरिजन में थोड़े कम टाइम में हो जाते हैं। तो आई थिंक जनवरी इज द बेस्ट टाइम, मुझे भी ऐसा लगता है। ठीक है, देखो करने वाले तो अभी मैंने एक बच्चे का और इंटरव्यू लिया था, आदित्य वामसी का, उसने स्टार्ट ही मई में किया था। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन मई करने वालों का नहीं हो रहा, बट हाँ, इफ यू आर थिंकिंग कि तुम्हारा कोई एक या दो पिलर वीक है तो तुम उसको स्ट्रांग बना सकते हो, इतना सफिशिएंट टाइम है। और स्ट्रांग है भी तो और स्ट्रांग बना लो, क्या दिक्कत है, कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट तुमने बोला था अभी फोन वाला, मैं उस पर भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, मैंने तुम्हें बीच में रोका नहीं। ये जो हम्म, डिस्ट्रैक्शन को कैसे तुमने हटाया कि यार जैसे फोन पढ़ रहा हूँ कि हम्म, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आ गया, बच्चों दोस्तों की कॉल आ गई, चल यार घूमने चलते हैं, क्लास बाद में कर लेना, ये जो हम्म, सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं एक्चुअल में सिलेक्शन लेने के हम्म। लिए, वो चीजें कैसे छोड़ी थी तुमने? जैसे मेरा भी फ्रेंड सर्कल था जो घूमते थे, ऐसे करते थे, मैंने भी काफी अपने फ्रेंड सर्कल से दूर ही रहा हूँ, थोड़ा उनसे भी कांटेक्ट थोड़ा कम ही रखा। जहाँ कहीं भी जाते थे मैं अपने आप को थोड़ा रख लेता कि नहीं यार, अभी मैं एक बार करियर बना लूँ, सेट कर लूँ, फिर जहाँ घूमना है घूमता ही रहूंगा। और बाकी रही फोन की बात, फोन का सिंपल है, आप फोन को साइलेंट करो, डू नॉट डिस्टर्ब करके साइड पे बस रख दो, आपके अंदर इतना होना चाहिए कि वो साइड पे पड़ा है, या चाहे जिसका मर्जी फोन आता रहे, कोई बात नहीं, बजता रहेगा। एक बारी जब मेरा स्टडी हो जाएगी उसके बाद चाहे देख लो, बट जब तक तुम फोकस्ड 2-3 आवर्स तक बैठे हो तो उसको हम्म। छोड़ दो, उसको भूल जाओ कि वो एग्जिस्ट करता है, बस लगे रहो बैठ के। कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। टोटल नंबर ऑफ क्वांट क्वेश्चंस कितने सॉल्व करे होंगे अपनी पूरी प्रिपरेशन में, एक आइडिया? 7,000, 8,000, 5,000, 4,000, कुछ आइडिया? पता नहीं, 2 साल हो गए ना, अब जैसे अगर मैं कोई रफ एस्टिमेट भी दूं, एस्टिमेट भी मेरा बहुत दूर दूर तक होगा, अब अगर बोलोगे हाँ इतने तो करे ही होंगे, 6-7 हजार। एलआरडी के सेट्स कितने करे होंगे? एलआरडीआई के सेट्स जैसे अगर मैंने 500-600 पहले करे हो, 500 1000 से ऊपर तो हो गए, 11-1200 हो गए होंगे। वीआरसी में कितने आरसी सॉल्व करे होंगे खुद से? वीएआरसी में आरसीज, इसमें भी जैसे अब एस्टिमेट अगर मैं दूं, 1000 से ऊपर ही 1000 आरसी होगी होंगी, हाँ। Okay, और वीए के क्वेश्चंस? वीए पे मैं उतना फोकस नहीं करता था, मुझे ये था कि अगर मेरी आरसी हो जाएगी वीए खुद भी खुद हो जाएगी, बट करना चाहिए फोकस वैसे, हाँ।
ठीक है। और जैसे तुमने मॉक्स भी बढ़िया लगाए हैं, मतलब मॉक्स तुमने बहुत हम्म। ज्यादा लगाए हैं सेक्शन, मतलब लिटरली तुम्हारी वाली जो मेहनत थी ना, उसके बाद तो भाई तुम डिजर्व करते हो, ठीक है। उसके बाद तो मॉक्स तो ये था कि मैं एंड में आके दिन में दो दो मॉक्स भी कर लेता था, कि अभी कुछ करने को है नहीं तो दो मॉक्स दिन के लगा देता था। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, लास्ट ईयर जैसे लास्ट ईयर के बेसिस पे कुछ कहीं से कॉल्स वॉल्स कन्वर्ट ना होने का रीजन वही था क्या? जनरल मेल इंजीनियर। वो भी बोल सकते हो, बट मेरा कुछ जीडीपीआई की प्रेप ऐसी थी ना कि कैट मेरा अच्छा नहीं गया था, तो वो आधा डिमोटिवेट वहीं पे हो गया था, जीडीपीआई की प्रेप नहीं हो पा रही थी। और बाकी जो मेरे दूसरे ओमेट्स वगैरह वो तो अच्छे गए थे, उसमें कॉल्स थी, बट यही था कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था जीडीपीआई की प्रेपरेशन में, तो इस वजह से वहां से भी कॉल्स कुछ कन्वर्ट नहीं हुई अच्छी वाली। ओके ओके। चलो, होप सो इस बार हो जाएंगी, ठीक है। इस बार जीडीपी की तैयारी करो बढ़िया तरह यार, ठीक है। मेरी नीड कहीं पे भी हो तो मुझे बता देना, ठीक है। टीम एमबीए पाठशाला में किसी की भी नीड कहीं पे हो तो मतलब लिटरली तुम सीधा सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर और कुछ बताने के लिए आपके पास है तो आप प्लीज़ बताओ यार। बाकी तो आई थिंक जो मेरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने कवर कर लिए हैं। तुम्हारे एंड से कुछ अगर कोई चीज़ मिस हो रही है तो आप बता सकते हो। और एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं, मतलब मेरे तो यही रहेगा कि कंसिस्टेंसी रखो, हार्ड वर्क करते रहो, पक्का एक ना एक दिन मतलब मिलेगा स्कोर। और सबसे जरूरी यही है कि उस कैट वाले दिन को काम रहना है, कंपोज रखना है खुद को, और ताकि तुम अच्छे से उसे एग्जीक्यूट कर सको, क्योंकि पेपर ज्यादा टफ नहीं होता, पेपर इजी होता है। बट जो उस दो हम्म, घंटे के मॉल में खुद का जो अपने जो है नॉलेज को एग्जीक्यूट कर पाता है, वही 99 प्लस आदर ले आता है। क्योंकि बिल्कुल मैंने नहीं कई कर। बच्चों को देखा है जो मॉक्स में अच्छा करते थे, टॉप करते थे, एंड ऑफ द डे उनका 99 भी मुश्किल से क्रॉस मतलब नहीं हो पाता उनका क्रॉस, क्योंकि उस दिन वो पैनिक कर जाते हैं। तो इसलिए ये है कि खुद को काम रखो, तुम भी कर सकते हो, खुद पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। तो गुडसिमर, बाकी और कुछ ये भी अब तुम जैसे बता रहे थे कि ओमेट्स की प्रिपरेशन के बारे में, तो हाँ जो जी सर। स्पेशली ओमेट्स होते हैं लाइक स्नैप एंड मैट, ये वाले जो एग्जाम्स होते हैं, तो इनके लिए भी कुछ स्पेशल चीज़ जो तुम्हें हेल्प करी हो वो तुम शेयर करना चाहते हो तो आप प्लीज़ बता सकते हो। जैसे सर लास्ट ईयर कैट मेरा अच्छा नहीं गया था, तो इमिडिएटली मेरा फोकस जो था वो सीधा स्नैप और जेट पे शिफ्ट हो गया था। ठीक है। और फिर स्नैप के लिए जैसे जो मैंने सोर्स वगैरह ढूंढे, तो सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट तो जो थी वो आपकी जो एमबीए पाठशाला के चैनल पे यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है स्नैप के लिए, मतलब उससे अच्छी कोई प्लेलिस्ट नहीं है। उसमें सारे एलआर के टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से कवर हुए हुए हैं, सारे सारे जो टॉपिक टाइप्स है वो अच्छे से कवर है, सारे क्वेश्चन लेवल जो है बिल्कुल स्नैप लेवल के क्वेश्चन है। और फिर जो क्वांट्स के लिए जो पीवाई क्यूज की प्लेलिस्ट है एमबीए पाठशाला के चैनल पे, वहां से मैंने प्रैक्टिस करी, मतलब सारी एकदम जो होता है ना कि सारा जो पिछला पड़ा हुआ है वो एक बार दोबारा रिफ्रेश हो जाता है उस प्लेलिस्ट के थ्रू। और हाँ, उसकी वजह से ही मेरे स्नैप में मतलब पिछले साल अच्छी परसेंटाइल आ गई थी, और जेट में भी। स्नैप में भी जेट के लास्ट जो ईयर तक 99 क्रॉस था आई थिंक, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है लास्ट ईयर। हाँ स्नैप, हाँ स्नैप में मेरी 99.6 थी लास्ट ईयर। हम्म। इस बार भी दिया है स्नैप? हाँ इस बार भी दिया। और एनमेट दिया है इस बार भी? नहीं एनमेड नहीं दिया, एनमेड मैंने लास्ट ईयर भी नहीं दिया था एनमेड। अच्छा अच्छा। जैट? जेड, हाँ जेड दिया था लास्ट ईयर, इस ईयर भी भरा है, अभी दूंगा। फिफ्थ में होगा है ना? चलो बढ़िया है। तो ठीक है यार, कुल मिला के कुछ कुछ चीजें देखो यार, गुरसिमर ने हमसे भी पढ़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार मेरा जो रोल है या किसी भी टीचर का जो रोल है ना, हमारा रोल ना गाइड करने का है। अब हमने अकेले गुरसिमर को बैठ के तो गाइड नहीं करा होगा, गुरसिमर के बैच में और भी बच्चे आते होंगे। इंटरव्यू हम गुरसिमर के साथ या 8-10 लोगों के साथ और ले लेंगे। तो इट मीन्स ये वो 8-10 लोग थे जो जिन्होंने मेहनत करी है लिटरली, जिन्होंने कंसिस्टेंसी अपनी ब्रेक नहीं होने दी। इन्होंने बातें सुनी टीचर की, टीचर ने क्या बोला है उनको इम्प्लीमेंट किया। जैसे वो भले ही फोन के डिस्ट्रैक्शन वाली बात हो, वो भले ही मॉक टेस्ट हो या उसके एनालिसिस करने वाली बात हो, या घर जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाली बातें हो। हमें बहुत सारी चीजें छोड़ी भी होंगी प्रिपरेशन टाइम पे कि मैं दोस्तों के साथ नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा ट्रिप पे यार, बाद में चला जाऊंगा। तो ये भी फैक्टर्स हैं। मेरा या किसी भी टीचर का जो मैक्सिमम रोल हो सकता है ना, वो 20% हो सकता है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ ये। बाकी 80% जो रोल है ना, वो आपका है। अब गुरसिमर अगर 7-8 हजार क्वेश्चन क्वांट के नहीं करेगा तो कैसे उसका 99 से ज्यादा परसेंटाइल आ जाता? अगर वो 800 या 1000 सेट सॉल्व नहीं करेगा तो कैसे आ जाएगा एलआरडी में 99 प्लस? नहीं आएगा।
तो ये फैक्टर्स हैं, हम लोग कराएंगे, वो सबको कराएंगे, बट उसके अलावा आप क्या कर रहे हो ये बहुत मैटर करेगा, ठीक है। और ये चीजें, सिलेक्शन रिजल्ट आता है, कोचिंग्स रिजल्ट छापना शुरू कर देती हैं, तो ये सेकेंडरी है, बट प्राइमरी है कि कोई किसी ने ना तो किसी ने मेहनत करी है ना, तभी तो वहां बैठा है यार, ठीक है। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, गाना सुन लेना ध्यान से, और उसमें सारी बातें सच हैं, ठीक है। चलो यार, बढ़िया यार, फिर गुरसिमर, अच्छा लगा मिलके, और भी हम लोग थैंक मिलेंगे, ठीक है। कॉलेज कन्वर्ट करो, फिर मैं चाहता हूँ तू कॉलेज के हॉस्टल से लाइव जाएंगे एक दिन, ठीक है। ठीक है। ऑल द बेस्ट यार, ठीक है। कुछ भी नीड हो हमारे एंड से तो बताना, ठीक है। और हमें जी जब हाँ। तुम्हारी नीड बढ़ेगी हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है। चलो ठीक यार, सी यू सून भैया, बाय बाय, टेक केयर। है। ओके। थैंक यू।